हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू सिलेक्ट आईएएस। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे होयसाल मंदिर समूह के बारे में। होयसाल मंदिर समूह ये आपका न्यूज़ में क्यों है और इसको काफ़ी डिटेल में आज की वीडियो में हम समझने वाले हैं। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं होयसाल मंदिर समूह ये आपका न्यूज़ में क्यों है। हाल ही में यूनेस्को ने कर्नाटक के पवित्र होयसाल मंदिर समूह को भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया है। इसीलिए ये आपका न्यूज़ में है, क्योंकि कर्नाटक के कहाँ पर है ये, कर्नाटक में। तो कर्नाटक के पवित्र होयसाल मंदिर समूह को भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है, इसीलिए ये आपका न्यूज़ में है। चलिए बात करते हैं, ये देखिए मंदिर समूह की यहाँ पर बात हो रही है। तो मंदिर समूह में कौन कौन से मंदिर हैं इन्हें हम देखते हैं। देखिए, ये 3 मंदिर निम्नलिखित हैं जिन्हें भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है। तो ये 3 मंदिर कौन कौन से हैं? सबसे पहला है आपके सामने चेन्ना केशव मंदिर, जो कि बेलूर में है। दूसरा है होयसलेश्वर मंदिर, ये आपका हलेबीडु, तथा केशव मंदिर सोमनाथपुरा। तो ये 3 मंदिर हैं जिनको भारत का 42वां विश्व धरोहर घोषित किया गया है। इन मंदिरों का निर्माण 12वीं से 13वीं सदी के दौरान कराया गया था। होयसाल मंदिर समूह कर्नाटक का 4था विश्व धरोहर है। कर्नाटक के अन्य 3 विश्व धरोहर हैं हम्पी, पत्तदलक और पश्चिमी घाट। तो ये कर्नाटक के अन्य 3 विश्व धरोहर हैं, इन्हें भी आपको याद रखना है। और होयसाल मंदिर समूह ये कर्नाटक का 4था विश्व धरोहर हो गया है। तो इन पॉइंट्स को आपको याद रखना है, क्योंकि यूपीएससी के प्रीलिम्स में इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए बात करते हैं होयसाल मंदिर और उनकी अनूठी विशेषताओं के बारे में। देखिए, सबसे पहला मंदिर है आपके सामने चेन्ना केशव मंदिर। इसे विजय नारायण मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। तो चेन्ना केशव मंदिर के बारे में अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले इसके निर्माणकर्ता के बारे में। इस मंदिर का निर्माण 1117 ईस्वी में बेलूर क्षेत्र हासन जिले में राजा विष्णुवर्धन ने कराया था। मंदिर यागची नदी के तट पर अवस्थित है। बात करते हैं चेन्ना केशव मंदिर के देवता के बारे में। यह एक कुट एक देवालय वाला मंदिर है। इसके गर्भगृह में भगवान कृष्ण की मूर्ति स्थापित है। यह मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित है, जो चेन्ना केशव के नाम से भी लोकप्रिय हैं। तो चेन्ना केशव के नाम से कौन लोकप्रिय है? भगवान विष्णु। यहाँ चेन्ना का अर्थ सुंदर और केशव विष्णु का अन्य नाम है। तो यहाँ पर आपने देखा चेन्ना केशव का क्या मतलब है। चेन्ना का अर्थ होता है सुंदर और केशव विष्णु का दूसरा नाम होता है। यह मंदिर वर्तमान में भी श्रद्धालुओं के लिए खुला है। इन तीनों मंदिरों में से यही एकमात्र मंदिर है जहाँ श्रद्धालुओं द्वारा पूजा अर्चना की जाती है। तो इन पॉइंट्स को आपको यहाँ पर याद रखना है। चलिए बात करते हैं इसकी मुख्य विशेषताओं के बारे में। बात करें अगर निर्माण सामग्री, इन तीनों मंदिरों के निर्माण के लिए एक विशेष प्रकार के क्लोरिटिक सिस्ट या सॉपस्टोन सेल खड़ी का उपयोग किया गया है। चबूतरा, इस मंदिर का निर्माण जगती अधिष्ठान पर किया गया है। गर्भगृह की बात करें तो इसकी योजना तारकीय है। इसकी टेढ़ी मेढ़ी दीवारों पर दिन के अलग अलग समय में पड़ने वाले प्रकाश के कारण विष्णु के 24 रूपों की अलग अलग आकृतियां दिखाई देती हैं। मूर्ति कला की बात करें तो मंदिर के बाहरी भाग पर निर्मित मूर्तियां दैनिक जीवन, संगीत और नृत्य के दृश्यों का प्रदर्शन करती हैं। इन मूर्तियों के माध्यम से भगवान विष्णु के जीवन और उनके अवतारों तथा रामायण एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों के आख्यानों का चित्रांकन किया गया है। कुछ मूर्तियों में जैन और बौद्ध धर्म के तत्वों के साथ साथ भगवान शिव को भी दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हमने बात की सबसे पहला मंदिर चेन्ना केशव मंदिर के बारे में। चलिए अभी हम दूसरे मंदिर के बारे में बात करेंगे, होयसलेश्वर मंदिर, और इसकी विशेषताओं को भी काफी अच्छे से समझेंगे। देखिए, यह है आपका दूसरा मंदिर होयसलेश्वर मंदिर। यहाँ पर भी आप इसकी प्रतिमा देख सकते हैं होयसलेश्वर मंदिर की। अगर बात करें इसके निर्माणकर्ता की तो इसे 1121 ईस्वी में हलेबीडु
में बनवाया गया था। राजा विष्णुवर्धन ने इस मंदिर के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो राजा विष्णुवर्धन का नाम भी आपको याद रखना है। यह मंदिर द्वार समूह झील के तट पर अवस्थित है। बात करें इसके देवता की तो यह नटराज के रूप में भगवान शिव को समर्पित है। होयसलेश्वर मंदिर में कौन से देवता हैं? यह भगवान शिव को समर्पित है। शिव का यह रूप संहार के देवता के रूप में विख्यात है। चलिए होयसलेश्वर मंदिर की मुख्य विशेषताओं की बात करते हैं। बात करें इसके मंडप की तो यह एक दोहरा भवन है। इसमें मंडप के लिए एक बड़ा कक्ष है जहां संगीत और नृत्य का कार्यक्रम सुविधापूर्वक संपन्न किया जा सकता है। बात करें इसके विमान या शिखर की तो इस मंदिर में शिखर नहीं है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। बात करें इसकी मूर्तियों की, मंदिर में स्थापित मूर्तियां रामायण, महाभारत और भागवत पुराण के आख्यानों का प्रतिनिधित्व करती है। इस मंदिर में 240 से अधिक मूर्तियां निर्मित हैं। अन्य किसी मंदिर में इतनी जटिल मूर्तियां नहीं पाई गई हैं। इन मूर्तियों की विषय वस्तु जैन धर्म के साथ साथ वैष्णववाद और शक्तिवाद से संबंधित है। तीसरा मंदिर है आपके सामने केशव मंदिर। चलिए केशव मंदिर को भी समझते हैं। इसके निर्माणकर्ता, इसका निर्माण होयसल राजा नरसिंह तृतीय के शासनकाल में एक उच्च अधिकारी सोमनाथ ने 1268 ईस्वी में सोमनाथपुरा मैसूर में कराया था। तो केशव मंदिर कहाँ है आपका? सोमनाथपुरा मैसूर में। केशव मंदिर की यहाँ पर आप एक इमेज देख सकते हैं। ये आपका केशव मंदिर है। यह मंदिर कावेरी नदी के तट पर अवस्थित है। बात करें इसके देवता की तो यह एक त्रिकुट मंदिर है। यह मंदिर भगवान कृष्ण के तीनों रूपों अर्थात जनार्दन, केशव और वेणुगोपाल को समर्पित है। इसकी मुख्य विशेषताओं को देखते हैं। तारकीय योजना, केशव मंदिर तारकीय योजना, इसमें 3 देवालय और विमान, मुख्य मंदिर के ऊपर सबसे ऊंची संरचना है। बात करें इसके प्रकार की, इसका अर्थ मंदिर के चारों ओर की दीवार से है। विमान, इस मंदिर में 3 गर्भगृह हैं और तीनों के ऊपर विमान हैं। मूर्तियां, यहाँ भगवान विष्णु व गणेश तथा लक्ष्मी और सरस्वती की मूर्तियां हैं। तो ये था आपका केशव मंदिर। चलिए होयसाल मंदिर स्थापत्य शैली की बात करते हैं। होयसाल मंदिर समूह मंदिर निर्माण की मिश्रित या वेसर शैली में निर्मित है। ये काफी इंपॉर्टेंट है कि ये मंदिर कौन सी शैली में बनाए गए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपसे अक्सर पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको याद रखना है कि होयसाल मंदिर समूह मंदिर निर्माण की मिश्रित या वेसर शैली में निर्मित है। इस शैली की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित होती हैं। सबसे पहली, यह शैली द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप है। तो यहाँ पर आपको वेसर शैली के बारे में काफी अच्छे से समझना है। वेसर शैली, यह शैली द्रविड़ और नागर शैली का मिश्रित रूप है। इस शैली पर भूमिजा शैली का अत्यधिक प्रभाव है। भूमिजा शैली उत्तर भारतीय शिखर का एक प्रकार है। यह शैली उत्तर और पश्चिमी भारत की नागर शैली से प्रभावित है। इसके अलावा कल्याणी चालुक्य क्षेत्र की कर्नाट द्रविड़ शैली का भी इस पर प्रभाव देखा जा सकता है। चलिए अभी बात करते हैं मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताओं के बारे में। सबसे पहले शैली, इस शैली के मंदिर एक ऊंचे चबूतरे पर तारकीय योजना में निर्मित होते हैं। एक केंद्रीय स्तंभ युक्त कक्ष के चारों ओर कई देवालय होते हैं। मंदिर निर्माण में सेलखड़ी का उपयोग किया गया है। सेलखड़ी मुलायम और नर्म होता है, इस कारण इस पर नक्काशी करना सरल होता है। बात करते हैं गर्भगृह की। यह मंदिर का सबसे पवित्र भाग माना जाता है। इस कक्ष के केंद्रीय भाग अर्थात पीठ आसन पर मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। बात करते हैं इसके मंडप के बारे में। यह मंदिर का वह भाग है जहां पर लोग प्रार्थना के लिए एकत्रित होते थे। इस भाग को मंडप कहा जाता है। मंडप खुले और बंद दोनों प्रकार के होते हैं। मंडप परिसर में वृत्ताकार स्तंभ भी बने हैं। प्रत्येक स्तंभ के शीर्ष कोष्ठक पर 4 मूर्तियां उत्कीर्ण हैं। मंडपों की छतें मिथकीय आकृतियों और पुष्प अलंकरणों से सुसज्जित है। बात करें गोपुरम, गोपुरम मंदिर का प्रवेश द्वार को कहा जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इस शैली में निर्मित मंदिरों का गोपुरम काफी ऊंचा होता है। बात करें मूर्तिकला की तो यहाँ पर साल भंजिका जो कि एक स्त्री की मूर्ति है, यह मूर्तिकला की एक सामान्य शैली है। बात करें इसके विमान, गर्भगृह या आंतरिक गर्भगृह के ऊपर की संरचना की तो यह भीतर से सामान्य लेकिन बाहर से भव्य रूप से सुसज्जित है। चलिए इसकी कुछ अन्य विशेषताओं को समझते हैं। इसकी छत पर
टोडा गुंबद बने हुए हैं। मंदिर के शिखर के सबसे ऊपरी भाग पर फूलदान के आकार का जलपात्र बना होता है। फ्रेंड्स, इन मंदिरों के साथ में आपको होयसाल राजवंश को भी समझना है। चलिए होयसाल राजवंश को संक्षेप में समझते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस राजवंश की उत्पत्ति की। उन्हें कर्नाटक के मलनाड क्षेत्र का मूलवासी माना जाता है। हालांकि कुछ अभिलेख उन्हें उत्तर भारत के यादव वंश के साथ भी जोड़ते हैं। बात करते हैं इस वंश के संस्थापक की। राजा नरपकाम द्वितीय इसके संस्थापक हैं। उसने पश्चिमी गंग राजवंश के साथ गठबंधन बनाया था। शासनकाल की बात करें तो यह 10वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी में था। बात करें इसकी राजधानी की तो इसकी राजधानी बेलूर, जिसे बाद में द्वार समुद्र स्थानांतरित कर दिया गया था। बात करते हैं इनके साम्राज्य विस्तार की तो वर्तमान कर्नाटक से तमिलनाडु तक का बहुत बड़ा क्षेत्र इनके अंडर आता था। बात करते हैं इसके प्रमुख शासक की। सबसे पहले है विष्णुवर्धन राय। इनके शासनकाल में कर्नाटक क्षेत्र में श्री रामानुजाचार्य का प्रभाव बहुत बढ़ गया था तथा श्री वैष्णववाद अत्यधिक लोकप्रिय होने लगा था। इसने तलकाडू के युद्ध में गंगवड़ी से चोलों को निष्कासित कर दिया था। इस उपलक्ष्य में उसने तलकाडू गोंडा की उपाधि धारण की थी। दूसरे राजा हैं आपके सामने वीर बल्लाल द्वितीय। होयसलों को चालुक्यों की अधीनता से मुक्त कराया और एक स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी वीर बल्लाल द्वितीय ने। ये बात करते हैं इनके प्रशासन के बारे में। होयसाल साम्राज्य क्रमशः नाडुओं, कंपन, विषय और देश में विभक्त था। बात करते हैं इनका पतन कैसे हुआ। देखिए, इनका अंतिम शासक वीर बल्लाल तृतीय था। वह 1343 ईस्वी में मदुरै के युद्ध में मारा गया था। तब हरिहर प्रथम ने होयसाल साम्राज्य के संप्रभु राज्य क्षेत्रों को तुंगभद्रा नदी क्षेत्र में अपने प्रशासन के अधीन क्षेत्रों में विलय कर लिया था। तो इस प्रकार से इस वंश का पतन हुआ। चलिए बात करते हैं अभी निष्कर्ष की। पवित्र होयसाल मंदिर समूह ने हमारी विरासत संस्कृति को समृद्ध किया है। इसे यूनेस्को से मान्यता प्राप्त होने से विरासत स्थलों के संरक्षण को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। होयसाल राजवंश ने मंदिर स्थापत्य कला के संवर्धन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो ये चीज़ यहाँ पर आपको याद रखनी है। तो फ्रेंड्स, ये था आपका आज की करंट अफेयर का एनालिसिस। आपको इसे काफ़ी अच्छे से याद रखना है। आप इनके शॉर्ट नोट्स भी बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग द क्लास। कीप वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।